हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक नए टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर चाहें तो आप प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनमें से एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको सेम नहीं मिल रहा है तो मिलता जुलता क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम को देखने को मिल ही जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करना है, और आंसर्स के साथ में इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज टाइम टू शट द शॉप। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? A B C D में से क्या होगा? इसका क्या बनाना है हमें? इसका हमें पैसिव बनाना है। क्या बनाना है हमें? पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। इट इज टाइम टू शट द शॉप में राइट ऑप्शन क्या होगा? A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा? वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर सोच लो, फिर मैं बताती हूँ। देखो, जब भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो किससे हो? जब भी सेंटेंस इट इज टाइम टू से स्टार्ट हो, तो वहाँ पर हम जब पैसिव में इसको चेंज करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है? इट इज टाइम फॉर। क्या होता है? इट इज टाइम के साथ में फॉर का यूज होता है। फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो यूज़ होता है वहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर भी एलिमिनेट हम कर सकते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन थ्योरी को यूज़ करके आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी आंसर का क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट में देखो, यहाँ पे इट इज़ टाइम कैसे स्टार्ट होना है। इट इज़ टाइम यहाँ पर शटिंग कर दिया, यहाँ पर दैट लगा दिया है। देखो, राइट स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो डी में है। इट इज़ टाइम के साथ में हमने फॉर, और जो द शॉप क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और साथ में क्या है? टू बी, जैसा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया है टू बी है। द शॉप क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है, साथ में टू बी जो कि इसमें दिया है, और शट भी इसमें दिया है। ओरिजिनल सेंटेंस में द शॉप ऑब्जेक्ट है और शट वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। ये सही समय है दुकान को बंद करने का। तो राइट स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर। ओपन द डोर को हमें क्या करना है? ओपन द डोर, दरवाजा खोलो का हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन क्या हो जाए? A B C D में से राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, ये क्या है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, आज्ञा सूचक वाक्य हैं। ओपन द डोर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम क्या देते हैं? जिसमें हम किसी को कमांड देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं। तो वहाँ पर इस तरीके की बात की जाती है, दरवाजा खोलो, जो हमने तेज गुस्से में बोला होगा, तो इस तरह एक तरीके की कमांड दी होगी या एक तरीके का ऑर्डर दिया होगा हमने वहाँ पर। तो पैसिव वॉइस में जब इनको चेंज करते हैं तो स्टैंडर्ड जो रूल होता है वो लेट वाला होता है। क्या होता है? जब भी हम किसी भी कमांड की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, जब किसको हमें चेंज करना हो, हमें पैसिव वॉइस को चेंज करना हो, पैसिव में चेंज करना हो एक्टिव को, तो वहाँ पर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 का यूज हम करते हैं। तो देखो, यहाँ पर लेट से कौन कौन स्टार्ट नहीं, दो तो लेट से स्टार्ट हो ही नहीं रहे हैं। CD को तुमने कट कर दिया, यहाँ पर लेट अस कर दिया। लेट अस तो आएगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन रहेगा लेट द डोर बी ओपन। ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, द डोर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर द डोर ऑब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, टू हैव एन एज ऑन मीन्स। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? टू हैव एन एज ऑन का क्या मतलब है यहाँ पर? तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू हैव एन एज ऑन एक ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी पर एडवांटेज होना या किसी से थोड़ा बेहतर होना। ये एक फ्रेज है, अक्सर क्या करें कंपटीशन या कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टू बी स्लाइटली बेटर देन, अच्छा होना, किसी से बेहतर होना। तो यहाँ जो बाकी के ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ही सेड कॉमा इन्वाइटेड कॉमा प्लीज गिव मी अनदर चांस। प्लीज प्लीज एक तरीके से क्या भीख मांगी जा रही है यहाँ पे, कह सकते हैं हम, एकदम बैक किया जा रहा है किसी बात में, जहाँ पे प्लीज प्लीज वर्ड को 2 बार बताया जाए। कृपया, उसने कहा कृपया कृपया मुझे एक मौका दो। इसका डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्म हम क्या बनाएंगे? डायरेक्ट स्पीच में प्लीज प्लीज का जो रिपीटिशन हुआ है वो क्या बता रहा है? स्पीकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट है और क्या कर रहा है? वो प्लीड कर रहा है, यानी विनती कर रहा है, प्लीडिंग कर रहा है। यहाँ पर बैगिंग कर रहा है, भीख मांग रहा है किसी से कोई काम करने के लिए। कृपया मुझे एक मौका दे दो, मैं हाथ जोड़ के तुमसे बार बार मिन्नतें करता हूँ। बहुत डेस्परेट है यहाँ पर स्पीकर।
तो सिंपल याद रखो, रिक्वेस्ट के बजाय यहाँ पर हम बेग्ड का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? इमोशनल इंटेंसिटी को यहाँ पर कन्वे करने के लिए हम बेग्ड का यूज़ यहाँ पर करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में प्लीज़ को हटाकर हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। तो द करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। ही बेग्ड देम टू, प्लीज़ को हटाकर हम टू लगा देंगे। बाकी जो मी है वो आई का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज होगा, ही से हिम हो जाएगा, अनदर चांस। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा। ही बेग देम टू गिव हिम अनदर चांस। एंड आज की वीडियो का जो आपका होमवर्क होगा, आप मुझे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएंगे। यही आपका होमवर्क है कि आपने कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है टू कट अ सॉरी फिगर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? टू कट अ सॉरी फिगर का क्या मतलब होता है? टू कट अ सॉरी फिगर एक इडियम है जिसका मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग या फिर फुलिश इंप्रेशन बनाना, जिससे लोग आपका मजाक उड़ा सकें। इन शॉर्ट इट मीन्स टू अपीयर पैथेटिक और टू मेक अ पुअर शोइंग विच कैन लीड टू रिडिक्यूल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा। देखो, मैं चाहती हूँ जितने आज व्यूज़ आए हमारे वीडियो पे उतने ही उसमें लाइक आने चाहिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। अच्छे से क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट गो आउट इन रेन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? माँ ने कहा बारिश में बाहर मत जाओ। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा? ये तो डायरेक्ट है। ये क्या है? नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या बता रहा है हमें? डू नॉट से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं जिनको इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ फॉरवेड का यूज़ करते हैं। फॉरवेड FORWAD का मतलब होता है मना करना। एक नेगेटिव वर्ड है ये। क्या होता है? मना करना का यहाँ पर यूज़ हम करेंगे। फॉरवेड का मतलब होता है ऑलरेडी नेगेटिव। क्या होता है? और यहाँ इसके साथ में हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। डबल डबल नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि फॉरवेड ही अपने आप में नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखो, रिक्वेस्ट का भी कट हो जाएगा, प्लीड का भी कट हो जाएगा, सजेस्ट का भी कट हो जाएगा। तो मदर फॉरवेड हर टू गो आउट इन रेन। तो यहाँ पर देखो, कोई भी जेंडर रिवील नहीं होगा कि माँ ने लड़के से कहा अपनी या लड़की से कहा, इसलिए यहाँ पे हिम और हर हम अपने आप अंडरस्टूड कर लेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है टिक द करेक्टली पंचुएटेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जो भी डायरेक्ट स्पीच में हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। याद रखना, जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। और क्या होता है? एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, सभी में लगा हुआ है, जिसके बाद में कॉमा आता है। देखो, जिसके बाद कॉमा नहीं उनको तो कट ही कर दो। तो यहाँ वो देखो, बी में कॉमा नहीं है, इंट्रोडक्टरी ये है, इसके बाद में इसमें डैश लगा दिया है। अब दो में है, हमें दो में से अपना आंसर निकालना है। अगर कट करते जाओगे तो आंसर फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। अब ए एंड हमें सी में देखना है। अब इज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, देखो वो कहाँ है? जो संक्षिप्त रूप होता है छोटा लिखने वाला, जिसमें अपॉस्ट्रोफी का सही यूज होता है, वो हमारा किस में है? वो हमारा जो राइट ऑप्शन वो है ए में हो जाएगा। इज नॉट में ISN के बाद में अपॉस्ट्रोफी के बाद में टी लगता है। और क्या हो जाएगा? सर डायरेक्ट एड्रेस है जिसके पहले कॉमा लगेगा। सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग इमोशन या सरप्राइज है, इसके लिए हम एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी उल्टा आई का यूज करेंगे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पूरी तरीके से यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर है वो ए में सही दिया गया है। आगे का जो फ्रेज है वो क्या कहलाता है? वो इंट्रोडक्टरी फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है चेंज इनटू नेगेटिव। इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच। मैच जीतने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, इसका हमें नेगेटिव बनाना है। अब आप सोच लो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम एलिमिनेट करते जाएंगे। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले वो देखते हैं। पहले हम एलिमिनेट करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन तो बी हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्यों नहीं होगा। अनलेस के साथ में हम डबल नेगेटिव का यूज नहीं करते। अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं, तो डोंट यूज नहीं होगा। यहाँ पर सी भी राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल का यूज हुआ है। अनलेस यू विल प्रैक्टिस हार्ड, ये भी नहीं होगा। बाकी यहाँ पर डी में भी कांट का यूज किया है, डबल नेगेटिव का यूज नहीं होता है। बाकी अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू कैन नॉट विन द मैच हो जाएगा। यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते तो मैच आप नहीं जीत पाओगे। इसका नेगेटिव जो सेंस है वो सही निकलेगा। यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते तो मैच जीत नहीं सकते हो। अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच, इसका मीनिंग तो परफेक्टली कन्वे करता ही है। अनलेस के साथ में डोंट का यूज करना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है एज सुन एज ही सॉ द टाइगर ही फ्लैट। जैसे ही उसने टाइगर देखा वह भाग गया।
इसको हमें किस में चेंज करना है? इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। इतना याद रखना है, यहाँ पर लिखा नहीं है। एग्ज़ाम में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें अच्छे तरीके से मेंशन किया होगा कि इसमें इस क्वेश्चन को किस में चेंज करना है। तो एज़ सून एज़ को हम नो सूनर में चेंज करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग नो सूनर के बाद में डिड, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म यानी सी आता है, तो देन के बाद पूरा जो क्लॉज़ है बाकी का वो सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। तो यहाँ पे याद रखना है, नो सूनर का जब भी पेयर आता है वो देन के साथ आता है, व्हेन के साथ नहीं आता। एग्ज़ाम में ये मिस्टेक दे दी जाती है। बाकी यहाँ पर ए भी रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग है, डी में भी गलती है कुछ ना कुछ, और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। नो सूनर, एज सून एज को नो सूनर में चेंज करते हैं जब भी नेगेटिव चेंज करना होता है। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लैड, जैसे उसने देखा वो भाग गया। यहाँ पर जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होता है तो उसे शो करने के लिए हम नो सूनर देन का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, शी पुट द बुक्स वेयर नो वन वुड फाइंड देम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? उसने किताबें वहाँ रखी जहाँ कोई उसे ढूंढ ना पाए। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वेयर नो वन फाइंड देम, यहाँ पर मैं अंडरलाइन करती हूँ, वेयर नो वन वुड फाइंड देम। इसका हमें बताना है ये कौन सा क्लॉज है। इसमें एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और बाकी डिपेंडेंट क्लॉज में भी ये कौन सा क्लॉज है, तो हमें पता था क्लॉज वेयर नो वन फाइंड देम यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है? यहाँ पर एक वर्ब है, पुट को मॉडिफाई कर रहा है, वहाँ रखने की बात कर रहा है ना, वहाँ रख दो जहाँ से कोई ढूंढ ना पाए। तो ये वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किताबें कहाँ रखी गई हैं जहाँ से कोई ढूंढ ना पाए। तो याद रखो, जब भी कोई भी कुछ भी जब भी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका वर्ब की जानकारी दे, एडवर्ब की जानकारी दे या फिर एडजेक्टिव की जानकारी दे, तो हमेशा वो एडवर्ब क्लॉज होता है। क्या होता है? जो क्लॉज वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। यहाँ क्लॉज प्लेस यानी प्लेस की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है, सो इट इज़ एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर ये वर्ब की जानकारी दे रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, होम इज वेयर द हार्ट इज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या? घर वह है जहाँ दिल है। तो ये तो बात सच है। यहाँ पर वेयर द हार्ट इज एक अंडरलाइन पार्ट है, इसका हमें ये बताना है कि ये क्या है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पोजीशन है, नाउन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव क्लॉज एज अ सप्लीमेंट है। यहाँ पर देखो क्या बात, द क्लॉज वेयर द हार्ट इज, यहाँ पर जो वर्ब इज के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट होम को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। ग्रामेटिकली ये क्या है? ये क्लॉज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरक है। अ क्लॉज दैट फंक्शंस एज नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नाउन क्लॉज एज कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क। इसका हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। इसका हमें क्या करना है? हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है इसका सेंटेंस। ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क में टू का जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है वो एक नेगेटिव रिजल्ट शो कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? एक नेगेटिव रिजल्ट शो कर रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए टू को हम सो दैट में चेंज कर देते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टू एंड टू को हम सो दैट में चेंज कर देते हैं। ही इज़ टू ओल्ड बन जाता है ही इज़ सो ओल्ड। टू वर्क का रिजल्ट यहाँ पर दैट ही कैन नॉट वर्क। दिस क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद अ मेन एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। सही स्ट्रक्चर हमें ए में मिल रहा है, बाकी ही में बी में बीइंग लगा दिया है, सी में वेरी कर दिया है, और डी में क्या कर दिया? इज ओल्ड इनफ कर दिया है, जबकि हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, आर यू विलिंग टू वॉलंटियर। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है? एक वर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज या प्रपोजिशनल फ्रेज है। देखो यहाँ पर विलिंग क्या है? विलिंग टू वॉलंटियर। विलिंग ये एक एडजेक्टिव है जो वॉलंटियर के साथ मिलकर वर्ब का फंक्शन कर रहा है, कि ये बता रहा है कि सब्जेक्ट यू जो है यहाँ पर क्या करने को तैयार है। क्या बता रहा है? ये क्या करने को तैयार है। सो विलिंग टू वॉलंटियर मिलकर एक वर्ब फ्रेज बना रहा है। क्या बना रहा है? एक वर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर विलिंग टू वॉलंटियर क्या है? एक वर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस चुनना है। यहाँ पर 200 रुपीज आर नॉट अ विक्सम, आर नॉट अ विक्सम, रुपीज रुपी, 200 रुपीज
आर नॉट अ बिग सम, 200 रुपी इज़ नॉट अ बिग सम। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जब भी मनी, डिस्टेंस या टाइम की डेफिनिट अमाउंट को या यूनिट को दिखाया जाए, यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इज़ आ जाएगा यहाँ पर। तो इस वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। 200 रुपीज़ को एक सम यानी एक राशि माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर का यूज़ नहीं करते हैं। अ सिंगुलर वर्ब इज़ शुड बी यूज्ड। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का डी हो जाएगा। 200 रुपीज इज नॉट अ बिग सम। क्वेश्चन नंबर 15, आई रैन इनटू एन ओल्ड रिलेटिव यस्टरडे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? कल मैं एक पुराने रिश्तेदार से मिल गया, यानी अचानक से मिला। तो रन इनटू समवन का मतलब होता है अचानक से मिलना, मेट बाई चांस। इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, मेट बाई चांस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, दिस सेंटेंस हैज अ ट्रांसिटिव वर्ब। अब देखो, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव तरीके की दो वर्ब होती हैं। ट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं, जिन्हें अपने बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इंट्रांसिटिव वर्ब को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसिटिव वर्ब वह है जिसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है। सेंटेंस ही ट्रीटेड हर बैडली में ट्रीटेड वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर है। यहाँ पर क्या है? ट्रीटेड जो वर्ब है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या? हर है। ही ट्रीटेड कहने का मतलब बेकार हो जाएगा, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ही ट्रीटेड हर बैडली हो जाएगा। और जो बाकी का ऑप्शन है उसमें वर्ब के साथ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है? यहाँ पर ओनली का को एम्फेसाइज करके उसका यहाँ पर सही यूज बताना है हमें। एडवर्ब जो ओनली है वो उसको हमेशा उस वर्ड या फ्रेज के पहले रखा जाता है, यूज किया जाता है जिसे वो मॉडिफाई कर रहा है। सेंटेंस आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री में ओनली क्लॉज व्हेन आई एम हंग्री को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ तभी खाता हूँ जब मुझे भूख लगती है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर एडवर्ब की करेक्ट प्लेसमेंट बता रहा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, टिक द करेक्ट वन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट में बदल देते हैं। द क्वेश्चन हाउ आर यू को स्टेटमेंट फॉर्म में हाउ ही वॉज में चेंज किया जाएगा, जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। राम आज टू श्याम गलत है क्योंकि आज के बाद टू का यूज नहीं होता है, तो राम आज श्याम हाउ ही वॉज। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पर हम स्टेटमेंट में चेंज करते हैं, बाकी ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस इज। तो इसमें पंचुएशन का क्वेश्चन है, सही पंचुएशन वाला कौन सा सेंटेंस है? जो भी ये सेंटेंस है यहाँ पर, माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। यहाँ पर हु लिव्स इन दिल्ली एक नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। इसका मतलब है कि ये क्लॉज सेंटेंस को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि एसेंशियल नहीं है। नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को हमेशा कॉमा के बीच में रखा जाता है, तो ये रूल यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। और जो कहाँ हो रहा है? ए में हो रहा है। माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पर कहीं इधर कॉमा नहीं लगा है, कहीं उधर कॉमा नहीं लगा है, इसलिए ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, चूज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गारगेंटुइन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, और इसका हो जाएगा जो ऑप्शन हो जाएगा वो इनॉर्मस हो जाएगा। बाकी ब्यूनी मिनिस्कल का होता है एक्सट्रीमली, ये इसका होता है वेरी स्मॉल, और टिपिट का मतलब होता है ल्यू वार्म, जो चीज़ हल्की गर्म हो, थोड़ा गर्म। तो ये आज के 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।